नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण रिखाड़ी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अर्निंग पर शेयर को अगर आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पर ढूंढना है तो वो आपको कहां पे मिलेगा, और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि अर्निंग पर शेयर का क्या महत्व है स्टॉक एनालिसिस में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले ईपीएस अर्निंग पर शेयर का क्या मतलब होता है। ईपीएस का मतलब है, अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है तो आपने पूरे साल के दौरान एक शेयर पे उस कंपनी से कितनी इनकम अर्न करी है, कितना आपने अर्न किया है अगर आपके पास एक शेयर है। ईपीएस एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मापने का इंडिकेटर है। अगर हम देखें ईपीएस का फॉर्मूला, तो देखिए ईपीएस के फॉर्मूले पे न्यूमरेटर पे रखा गया है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब सारे खर्चे पे करने के बाद, सारे टैक्सेस पे करने के बाद वो प्रॉफिट का हिस्सा जो इक्विटी वालों के लिए बचा उसे बोलते हैं अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। दोस्तों, इसको हम डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब है कंपनी में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। आइए अब हम डिटेल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को समझते हैं। पहले हम न्यूमरेटर में अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को निकालना सीखते हैं। दोस्तों, सारे खर्चे माइनस करने के बाद और टैक्स माइनस करने के बाद आपका निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हमारा जो निकल के आता है वो है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ हमने निकालना सीखा अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि ईपीएस के फॉर्मूले में न्यूमरेटर पे रखा जाता है। आइए अब उसके डिनोमिनेटर को हम समझते हैं। दोस्तों, उसके डिनोमिनेटर पे हम रखते हैं ईपीएस निकालते समय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसे मैंने बताया था सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इसका मतलब है कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कंपनी ने साल के दौरान कुछ नए शेयर इशू करे हैं तो वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालें, ये देखिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द बिगनिंग 10 लाख। अभी आप मान के चलिए बस इतना ही है, कंपनी ने कुछ नए शेयर इशू नहीं करे हैं। कंपनी के बिगिनिंग में 10 लाख इक्विटी शेयर थे और कंपनी ने कोई फ्रेश इशू नहीं करा था। पूरे साल के दौरान उनके 10 लाख ही इक्विटी शेयर रहे। तो डिनोमिनेटर में जो हम ईपीएस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रखते हैं वो 10 लाख ही लेंगे। लेकिन अगर कंपनी साल के दौरान कुछ फ्रेश इशू कर दे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखिए, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द बिगिनिंग 10 लाख है। 1 जुलाई को कंपनी ने फर्दर इश्यू करें 5 लाख इक्विटी शेयर का। इस केस में अब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे। पहले हम लेंगे जो हमारे बिगिनिंग में इक्विटी शेयर थे 10 लाख इंटू ये कितने महीने के लिए रहे हमारे पास, पूरे 12 महीने, डिवाइडेड बाई एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, प्लस हमने फर्दर इशू करा है 5 लाख शेयर का। तो 5 लाख इंटू हमने शेयर कब इशू करें, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से 31 मार्च हमारे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक 9 महीने होते हैं, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाई एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो ये 13,75,000 मेरा आया। ये आया मेरा वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो मैं ईपीएस को निकालते समय डिनोमिनेटर पे रखूंगा। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको ये ईपीएस का फॉर्मूला बताया है इसको हम बेसिक ईपीएस भी कहते हैं। वीडियो में आगे हम जानेंगे ईपीएस 2 प्रकार के होते हैं, तो उस समय मैं आपको फिर इस बात पे फोकस करूंगा। आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल की मदद से हम अब ईपीएस को निकालना सीखते हैं। देखिए, कोई एग्जाम्पल क्या कहता है, कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब सारे खर्चे और टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा है वो बचा है 15 लाख का। कंपनी ने साल के दौरान प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है 1 लाख रुपए का, और कंपनी के पास जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं 2 लाख हैं। कोई साल के दौरान नए शेयर इशू नहीं करे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूमरेटर में कैसे निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड करेंगे इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जो कि 2 लाख है, तो मेरा बेसिक ईपीएस या ईपीएस आया 7 रुपये पर शेयर। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो आपने उस पर 7 रुपये अर्न किए हैं। दोस्तों, अब देखिए, मैंने आपको बताना चाहूँगा ईपीएस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिक ईपीएस, एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस।
अभी मैंने जो आपको ईपीएस निकालना सिखाया वो होता है बेसिक ईपीएस, लेकिन जब आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ आपको बेसिक ईपीएस के साथ डाइल्यूटेड ईपीएस भी मिलेगा। आइए दोस्तों जानते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। डाइल्यूटेड ईपीएस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक कंपनी है जिसके पास कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है। कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब जब कंपनी इन डिवेंचर्स को रिडीम करेगी तो रिडम्पशन के टाइम पे इनको पैसा नहीं देगी, इनको कंपनी के शेयर देगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बेसिक ईपीएस निकाला। अब हम एक एजम्पशन लेते हैं, ये एजम्पशन लेते हैं कि जो डिवेंचर्स कई साल बाद रिडीम होने हैं और जब हम उन्हें रिडीम करेंगे तो इक्विटी शेयर देंगे, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हम आज ही अगर इनको रिडीम कर दें और आज ही इन डिवेंचर्स को हम अपने इक्विटी शेयर इशू कर दें तो हमारे बेसिक ईपीएस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आज ही मैं उन डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर दे दूं तो मेरे जरा आप ईपीएस के फॉर्मूले में फिर से आइए। अगर आज ही पहले मैं अपने ईपीएस बेसिक ईपीएस निकाल लूँगा, फिर मैंने सोचा कि अगर आज ही मैं कंपनी के जो डिवेंचर हैं उनको ख़त्म करके उनको इक्विटी शेयर इशू कर दूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों, न्यूमरेटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आज ही आप डिवेंचर को इक्विटी शेयर दे देंगे तो अब वो डिवेंचर नहीं रहेंगे। अगर वो डिवेंचर नहीं रहेंगे तो डिवेंचर्स पे आपको पता है कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। जैसे कंपनी ने बैंक से लोन लिया होता है तो बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करती है, इसी तरीके से कंपनी डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट पे करती है। बट अगर हम मानेंगे कि आज ही उन्हें इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जिस वजह से कंपनी की अर्निंग बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी का अब इंटरेस्ट नाम का खर्चा नहीं रहेगा। तो न्यूमरेटर में जितना इंटरेस्ट है वो आपकी अर्निंग को बढ़ा देगा। अब देखिए दोस्तों, इसका डिनोमिनेटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। डिनोमिनेटर पे ये फ़र्क पड़ेगा कि कंपनी जब डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर देगी तो कंपनी के पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर है और ये नए इक्विटी शेयर और हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिनोमिनेटर में बढ़ जाएंगे। तो आप इसी तरीके से न्यूमरेटर को चेंज करके डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, फिर दोबारा से जो ईपीएस निकालेंगे और अगर वो ईपीएस आपका बेसिक ईपीएस से कम हो गया तो वो कहलाता है डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, तो ईपीएस मैंने आपको बता दिया दो टाइप्स के होते हैं, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर दोनों अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है आपने एक शेयर पे कितना अर्न किया और डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है आपको एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला। सपोज आपने एक कंपनी का ईपीएस निकाला और वो ईपीएस 5 रुपये निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपको 5 का 5 रुपये डिविडेंड दे देगी। हो सकता है कंपनी 5 दे, 4 दे या कोई और अमाउंट दे। इसलिए ईपीएस एंड डीपीएस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आइए अब जानते हैं कि अगर आपको ईपीएस को कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में ढूंढना है तो वो आपको कहाँ मिलेगा। आपको सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाना पड़ेगा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंच के देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पर अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। और अर्निंग पर शेयर आपको दो पार्ट में मिलेगा। पहला पार्ट होगा बेसिक अर्निंग पर शेयर और दूसरा पार्ट होगा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आइए अंत में हम जानते हैं कि हमने जो ये ईपीएस देखा, कैलकुलेट करा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉक एनालिसिस में। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कंपनी का कई सालों का डेटा है तो आप देख सकते हैं कंपनी का ईपीएस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ते हुए ट्रेंड पे है तो इसका मतलब कंपनी की अर्निंग बढ़ती जा रही है, और अगर कंपनी की अर्निंग बढ़ती जा रही है तो भविष्य में शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। इसी तरीके से अगर कंपनी की ईपीएस घटते हुए ट्रेंड में है, इसका मतलब कंपनी की अर्निंग कम होती जा रही है, और कंपनी की अर्निंग कम होती जा रही है तो भविष्य में उसका शेयर प्राइस घट सकता है। और साथ ही साथ ईपीएस हमें मदद करता है प्रॉफिट अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने में भी। पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो को अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप समझ लीजिएगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है और इसका क्या मदद होती है स्टॉक एनालिसिस में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी। धन्यवाद।